सबसे पहले हम लोग जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम CDS 2024 के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे एंड साइमल्टेनियसली फिर धीरे धीरे करके जितने भी हम कर पाएंगे एग्जाम तक कर लेंगे। तकरीबन मेरे ख्याल से 15-20 को हम लोग कर ही लेंगे, यानी कि 2014 तक का हमारा एम है। 2014 तक के क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड हैं CDS के UPSC की वेबसाइट पे, है ना। और इंग्लिश और मैथ्स एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें आपको 10 साल पुराने कर लो, 15 साल पुराने कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ग्रामर के रूल्स वही रहते हैं, पैराग्राफ तो पैराग्राफ रहता है, बाकी चीजें भी एज इट इज ही रहती है। कुछ कुछ ट्रेंड्स सबकी बदलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टैट ए है हमारा। आप सबको पता है मैक्सिमम मार्क्स इसको 100 मिलते हैं, 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है और टोटल 120 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटोनिम्स के साथ में। एंटोनिम्स आप सबको पता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। ठीक है, अब सबसे इसमें बढ़िया चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि हाँ, सबसे बढ़िया चीज जो हमें देखने को मिलती है इस क्वेश्चन पेपर में, अभी आजकल जो आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आ रहे हैं उनमें ये देखने को मिलती है कि भाई क्वेश्चन जो है आपका एंटोनिम या सिनोनिम जो है वो आपकी स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। अब स्टेटमेंट फॉर्मेट में जब चीजें पूछी जाती हैं तो हमारे लिए कई बार बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हम कंटेक्चुअल जो मीनिंग है ना, उसके हिसाब से प्रॉपर तरीके से एक मीनिंग उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। शी एक्सेप्टेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ हर मेडिकल ट्रीटमेंट विद इक्वेनिमिटी। अपोजिट क्या होगा? एजिटेशन। एजिटेशन। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है टोटल काम के साथ, है ना, एकदम शांत तरीके से। अपोजिट होगा एजिटेशन। सेकंड पे आते हैं, ही हैड बीन वेहमेंट इन अपोजिंग द आइडिया। क्या? सबड्यूड। सबड्यूड। सबड्यूड का तो मतलब होता है दबाना। काम भी तो होता है ना सबड्यूड। सबड्यूड का जो प्रॉपर मीनिंग अगर आप देखोगे तो सबड्यूड की प्रॉपर मीनिंग में आती है कि भाई एक ऐसा इंसान जो काफी शांत रहता हो, है ना, काफी शांत रहता हो, जो पूरा डिप्रेस टाइप का रहता हो। वेहमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में टिके रहना, लेकिन नेगेटिव तरीके से, है ना। जब आप नेगेटिव तरीके से किसी भी चीज में टिके रहते हैं तो उसको वेहमेंट कहा जाता है। उसका अपोजिट क्या होगा? इम्पैशंट। इम्पैशेंट तो नहीं होगा, इम्पैशेंट तो नहीं होगा। हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। एक तो टेंशन आ जा रहा है यहाँ पर फर्वेंट, है ना। फर्वेंट का भी मतलब होता है कि भाई बहुत पैशनेटली, बहुत डीपली आप किसी चीज में लगे हुए हैं। और दूसरा आ जाता है आर्डेंट। आपने वर्ड सुना होगा आर्डेंट सपोर्टर, है ना। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स किसी के लिए दिखाना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना, है ना। लेकिन ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जनरली आपकी थोड़ी पॉजिटिव टर्म्स में ली जाती है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वेहमेंट का अपोजिट आर्डेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ही इंडल्जेस इन नेफेरियस एक्टिविटीज। नेफेरियस एक्टिविटीज में बंदा इन्वॉल्व है। नेफेरियस का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल। क्या? क्रिमिनल। है ना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई हमारा? एडमिरेबल। एडमिरेबल, फ्लैगिटेशियस या एक्सक्रीसिबल? एडमिरेबल। एडमिरेबल। चलो ठीक है, एडमिरेबल हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी तो देखना पड़ेगा कि बाकी वर्ड्स की मीनिंग क्या है। फ्लैगिटेशियस का क्या मतलब होता है? क्रूएल। क्रूएल। यस सर। या फिर इसका मतलब भी क्रिमिनल होता है? हाँ तो सेम ही सर, क्रूएल क्रिमिनल। भी रहता है। और एक्सक्रीबल का मतलब क्या रहता है? अनप्लीजेंट। अनप्लेजेंट, है ना, बेकार। और उसके बाद एबोमिनेबल भी वही मतलब वो रहता है, बेकार टाइप का ही। और एडमिरेबल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, व्हेन ही वाज बोर्न हिज फैमिली वाज इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? पुअर। क्या? पुअर पुअर गरीब। या फिर नीडी। अपोजिट क्या हुआ इसका? एफ्लुएंट। एफ्लुएंट यानी कि समृद्ध। और प्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है? दिखावटी सर, प्रिटेंड। हाँ, मतलब कि दिखावटी करना, प्रिटेंड करना। और उसके बाद ये आ जाता है आपका इम्पैक्टिवनियस का मतलब क्या होगा? निर्धन मतलब। इसका मतलब ये होता है पुअर होना या निर्धन होना। ठीक है, आगे आते हैं, ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम। ट्रैंक्विल होगा सर। टर्बुलेंट मतलब उथल पुथल वार, है ना। उसका अपोजिट होगा ट्रैंक्विल। और डिसोलेट का मतलब क्या होता है? लॉन्गली। डेजर्टेड। लॉन्ग।
लोनली या फिर सैड, वो जगह आपकी खाली पड़ी हो, है ना, एम्प्टी हो, उसको डिसोनेट बोलते हैं। और कैप्रिशियस का मतलब क्या होगा? Something which is difficult to control. क्या? A thing or something which is difficult to control. नहीं, कैप्रिशियस का मतलब होता है आपका जब सडन चेंजेस आते हैं ना एकदम से, है ना, वो टर्बुलेंट के साथ भी एसोसिएटेड है। कैप्रिशियस का मतलब सडन चेंजेस जब आते हैं, ठीक है। और ऑब्स्ट्री पेरिस का मतलब क्या होगा? सर ये था तो मैंने पहले बताया था, ये ऑप्शन में difficult to control. हाँ, डिफिकल्ट टू कंट्रोल बाय ऑब्स्ट्री पेरिस। उसके बाद आ जाते हैं भाई, 5 हमारे सिर्फ पूछे गए थे यहाँ पर, ठीक है। एंटोनिम्स जो है हमारे सिर्फ 5 पूछे गए थे। यूजुअली आपके 10 भी पूछ लिए जाते हैं, 10 का नंबर ही रहता है, लेकिन भाई इस बार 5 पूछे गए थे ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, सर। लेकिन ऑप्शंस का वर्ड्स काफी हाई लेवल पे लगे मुझे इस बार। नहीं, इस बहुत हाई लेवल के नहीं है, इतने हाई लेवल के नहीं है। अगर आप प्रॉपरली किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो फिर स्टेटमेंट से आपको काफी मीनिंग निकल जाती। ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम, ही इंडल्ज इन नेफेरियस एक्टिविटीज। हाँ, ऑप्शन में थोड़े क्वेश्चन जो आपके वोकैब है वो थोड़ी हाई लेवल की है ना। ऑप्शन नहीं कह रहा हूँ सर। हाँ वही, यानी कि आपको स्टेटमेंट से तो इसकी मीनिंग पता चल रही है कि भाई इस एग्जैक्ट वर्ड की मीनिंग क्या है। लेकिन अगर आप जहाँ पर मात खा सकते हैं वो किस चीज में मात खा सकते हैं, क्योंकि आपको फ्लैगिटिशियस या एक्सप्रेसिबल की मीनिंग नहीं पता, है ना। यह हमारे साथ जनरली हो सकता है। अब उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में तो मेरे ख्याल से टोटल 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा ग्रामर वाला पोर्शन भी आ जाता है और हमारा वोकैब और रीडिंग वाला पोर्शन भी आ जाता है। चलिए, I shall not be going to the theater If it snows. If it's if it snows। ये पीडीएफ पे यार पेन सही से चलता नहीं है। डैश देयर आर 100 पैसेंजर्स वर किल्ड इन द रिसेंट less than 100%. No fever. मैच नहीं करेंगे, मैच No fever. No less than. का जनरली क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हम करेंगे No fever. फीवर। इनको हम काउंट कर सकते हैं ना, 100 पैसेंजर से कम है तो इसको इस तरह से यूज किया जाता है, नो फीवर देन 100 पैसेंजर्स। कम से कम 100 तो उसमें मरे ही। Each of these paintings made a dash made by a famous painter Art is आर क्या Nice. आएगा? is Each है ना, तो यहाँ पर is आएगा। This is an area of dense population, Extremely. extremely dense population. Reading ability in young children by dash by speech disorders. Affected. Is affected. is किसकी affected आएगा? D वाला. D. D. D क्यों आएगा? सर ये नहीं आएगा, सी आएगा। So is affected. तो affected D आएगा, D। फर्क क्या है? फर्क क्या है? सर एक तो चेंज होता है और एक देखो, इफेक्ट जो रहता है आपका, इफेक्टेड रहता है, इसका मतलब होता है जिससे कोई आपका चेंज आता है, जिसकी वजह से कोई चेंज आता है ना। और इफेक्ट क्या होता है भाई? इफेक्ट हमारा मतलब होता है जब किसी के अंदर कोई चेंज आता है ना, जिसकी वजह से चेंज आता है वो आपका इफेक्ट हो जाता है, और किसी के अंदर चेंज आता है वो इफेक्ट आता है। तो रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन, ये किसी के अंदर की चेंज की बात की जा रही है ना। तो इज अफेक्टेड बाय स्पीच डिसऑर्डर, सॉरी, इज इफेक्टेड बाय स्पीच डिसऑर्डर्स, क्योंकि ये स्पीच डिसऑर्डर्स की वजह से आपकी आ रही, ठीक है। इन यंग चिल्ड्रन इज इफेक्टेड बाय स्पीच डिसऑर्डर्स, डी होगा। स्पीच डिसऑर्डर्स की वजह से ही आपका जो है ये क्यों होगा? ये वाला नहीं होगा। ए वाला क्यों होगा? इस रीडिंग एबिलिटी यंग चिल्ड्रन इफेक्टेड क्यों होगा? इस Affected ये वर्क। कहाँ जाएगा? वर्ब भी तो लगेगा सर नहीं, ये वाला बोल रहा हूँ मैं, लास्ट डी वाला। लास्ट में। ए वाला क्यों होगा? अभी तो मैंने आपको बताया, अफेक्टेड का मतलब होता है जब किसी के अंदर कोई चेंज आता है, किसी के अंदर कोई आपका मतलब कि चेंज दिखता है ना। यहाँ पर सीधा सीधा हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन इज अफेक्टेड बाय स्पीच डिसऑर्डर्स, है ना। स्पीच डिसऑर्डर्स की वजह से यंग चिल्ड्रन के अंदर रीडिंग एबिलिटी इफेक्ट हो रही है। तो इफेक्ट जो आपका रहता है, यानी कि ये वाला जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज के द्वारा चेंज ला। तो यहाँ पर स्पीच डिसऑर्डर्स की वजह से चेंज आ रहा है, तो फिर इज अफेक्टेड होना चाहिए। गॉट इट? Yes, sir. सर आगे बढ़ते हैं। शी हैज फेस्ड ऑलमोस्ट डैश डिफिकल्टी इन अरेंजिंग द फंड्स फॉर द इवेंट। Insurmountable. इनसरमाउंटेबल, इसका मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा बड़ी होना, इतनी ज्यादा बड़ी होना कि भाई उसको ओवरकम करने के लिए बहुत मुश्किलें आना, है ना। टू बिग टू ओवरकम, ये आपका इनसरमाउंटेबल होता है, ठीक है।
सर गाइनेटिक मतलब भी तो सेम ही होता है फिर। जाइजेंटिक भी बड़ा होता है, लेकिन इनसरमाउंटेबल, जाइजेंटिक आपका साइज के हिसाब से भी हो सकता है ना, लेकिन इनसरमाउंटेबल आपको एक क्लियर कट मीनिंग देता है कि आप इस चीज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं या ओवरकम इसको किया जा रहा है। तो ये आपका जनरली मुश्किलों के टर्म्स में, हार्ट के ये जो मुश्किल चीजें होती है उनके टर्म्स में यूज किया जाता है। ठीक है। यस। Our school building is dash dilapidated विजिबली। visibly तो नहीं आना चाहिए। So satisfactorily आएगा शायद से। देखो dilapidated की मतलब क्या होता है कि भाई कोई ऐसी चीज जिसको बहुत ज्यादा रिपेयर की जरूरत हो, है ना, जो बहुत नेग्लेक्ट में हो, जिसको इग्नोर कर रखा हो, तो इज लिटिल dilapidated तो नहीं होगा भाई, बंदा लिटिल के बारे में तो बोलेगा नहीं। डीपली dilapidated तो नहीं होगा, सर्टेंस हमारा सुपरफ्लस हो जाएगा, है ना। dilapidated का मतलब ये होता है कि भाई चीज को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट में है, डीपली पढ़ देंगे तो फिर वो और ज्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। विजिबली ही होना चाहिए, साफ साफ दिख रही है कि वो dilapidated कंडीशन में है। रानीखेत इज अ प्लेस ऑफ रिमार्केबली ब्यूटी, सीनिक। remarkably scenic beauty. The criminal on the run managed to इवेड। evade captured by the police officer. I am embarking 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 यानी कि शुरू कर रहा हूँ, है ना, embarking on the ambitious project of learning one new language every year. here चलिए अब हम आ जाते हैं idioms और phrases पे। बहुत सारे हमने कवर किए हैं, बहुत इजी होते हैं, हिंदी में इनको मुहावरे और लोकत्तियां कहते हैं। तो भाई सबसे पहला आ जाता है आपका वॉकिंग ऑन एक्सेल। ये तो मैंने careful not to offend or upset others। ऐसा हाँ सर, मतलब बच बच के चलना ना। हाँ बच के चलना, लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये तो नहीं होना चाहिए सर इसको उसी टर्म्स में यूज करा जाता है, मतलब ज्यादातर कि आप किसी के अराउंड इतने कंफर्टेबल हो, बातचीत के टर्म्स में बेसिकली। मतलब कि इसको बेसिकली आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप बहुत एक्सट्रीमली कॉशियस हैं, है ना, यस सर। वर्ड्स या एक्शंस के लिए या फिर कोई भी चीज आप कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब आएगा केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स। फेदर योर ऑन नेस्ट, ये तो हमने किया है, ये तो हमने किया है। to make money for oneself by ये इसका dishonest मनी फॉर वनसेल्फ। टू मेक मनी फॉर वनसेल्फ बाय वे ऑफ डिसऑनेस्ट मींस, है ना। इसका मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अब आपका नेस्ट बन चुका है ऑलरेडी, आप उसमें फिर भी फेदर जोड़े जा रहे हो, मतलब कि आप अपने ऑलरेडी कंप्लीटेड नेस्ट में चीजों को जोड़ रहे हैं। तो सीधा सा मतलब आता है कि भाई आप पैसे बना रहे हैं डिसऑनेस्ट मींस के जरिए। नेक्स्ट बात करते हैं भाई 18 की, नीदर फिश नॉर फाउल, इसका मतलब क्या हो? difficult to describe or इग्नोर दैट। difficult to describe or classify डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासिफाई। सर बाकी दो ऑप्शन neither this or that, strict rules and regulations, feel awkward because of unfamiliarity, वही होगा सर। बी। ठीक है, इसका यही करेंगे भाई हम, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब या नहीं, हाँ इसका यही होगा, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासिफाई। नीदर फिश नॉर फॉल, ना तो इसको यहाँ रख सकते हैं ना पर वहां रख सकते हैं, मतलब इसकी कैटेगराइजेशन हम नहीं कर सकते, इसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, इसको इसी तरीके से हम डिफाइन भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा एलिफेंट इन द रूम, ये तो बहुत इजी है। इम्पोर्टेंट हो, the obvious problem ऑब्वियस प्रॉब्लम being avoided, आपने बहुत बार मूवीज में लिटरेचर में पढ़ा होगा, वी नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। Elephant in the room, है ना, ऑब्वियस प्रॉब्लम जिसको सब लोग देख पा रहे हैं लेकिन जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं। द शिप हैज सेल्ड, द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड। अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड, है ना, कि भाई जहाज को निकल गया। चलो भाई ये भी हमारे 5 ही पीछे गए थे। इस बार इन्होंने पता क्या किया है, इन लोगों ने यूपीएससी जो करना चाह रही है वो आपके टॉपिक्स ज्यादा बढ़ा दे रही है, ठीक है, और क्वेश्चंस के नंबर कम हो रहे हैं, यानी कि वैरायटी बहुत ज्यादा दी जा रही है, डाइवर्सिफिकेशन कर दिया गया है टॉपिक्स का। तो ये बच्चों के लिए ज्यादा चीजें बढ़ गई है कि आपको ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेगी। चलो अब आ जाते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इसको हम पैरा जंबल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ये आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ वाला अलग आ जाता है, इसमें सिंपली आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस को ही करना होता है, तो ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, कंपेरेटिवली जो है हमारे लिए इजी पड़ जाता है। ठीक है,
आप सबको मैंने बताया कि ऑलरेडी में करना क्या है, हमें करना वही है कि गो थ्रू द ऑप्शंस, सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू ही जाना है और चेक ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से होगी यहाँ पे? आर। आर से? यस सर। आर से तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, उसको ट्राई कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच दो आर नॉट जस्टिसेबल आर fundamental to the governance of the country and it is the duty of the state to apply these principles in making laws. काफी हद तक सेंस बना रहा है ये। अगर पी से देखें, DPSP which though are not justiciable are fundamental to the governance of the country and it is the GT, नहीं बनेगा, ये तो नहीं होगा। QRPS से देखें, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये भी नहीं होगा। एस से देखें भाई अगर हम, ये भी नहीं होगा, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही आ जाए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगा, हमने सारे ऑप्शंस भी चेक कर लिए। सेकंड आ जाता है भाई, बताइए। QSRP बी। QSRP, चलो भाई देख लेते हैं। द जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक where aspects related to application of military force are evolving rapidly. साइंस बना रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, नहीं होगा। In a multipolar world is dynamic are evolving rapidly, नहीं होगा। The geopolitical and geoeconomic landscape where aspects related to the application of military force in a multipolar world is dynamically are evolving, नहीं होगा। Option B is the correct। सर एक बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसमें इन प्रिंसिपल्स पढ़ा रहते हैं, उसमें सेम लाइन लिखी हुई है। हाँ तो वहीं से उठाया होगा। वैसे आंसर की तो आई नहीं है ना इसकी? नहीं सर, अभी नहीं आई। हाँ, CDS 2 2023 तक की आंसर की है, लेकिन इसकी नहीं है, क्योंकि मैं क्रॉस चेक कर रहा था काफी सारे क्वेश्चंस को, तो मुझे मिली नहीं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 23rd की। तो QRPS। QRPS, चलो देख लेते हैं। India has participated actively in multilateral forums relating to disarmament, non-proliferation and international security। हाँ, ये आपको कनेक्टिंग लिंक दे रहा है ना, and international security, taking into account its national security interest and priorities in the international security arena। काफी हद तक सेंस बना रहा है। अगर हम बी वाले को देखें, in the international security arena relating to disarmament, non-proliferation and international security, taking into account its national security interests and priorities, India has नहीं। क्यों को देखें, India has participated actively in multilateral forums, नहीं। और पी से तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। 24 CRPQS। सी, children in the age of 5 to 8 years are directly linked to the formal education system through a close coordination with सर्व शिक्षा अभियान, सही लग रहा है। a close coordination with the सर्व शिक्षा अभियान linked to the formal education, नहीं। QR आएगा क्या? Directly linked, नहीं। एक सेकेंड, a close coordination with the children in the age group of 5 to 8 years are directly linked to the formal education system through एक सेकेंड सर डी की सही बैठ रहा है। ऐसे एक सेकेंड, हम QR को डिसाइड कर रहे थे ना, QS तो है ही नहीं हमारा, ठीक है। RPS भी आएगा क्या? Children in the age group of 5 to 8 years are directly linked to the formal education system through सर्व शिक्षा अभियान, ये तो नहीं आएगा। डी को फिर से देख लेते हैं एक बार। A close coordination with the children in the age group of 5 to 8 years are directly linked to the formal education system through सर्व शिक्षा अभियान। और एक सी को अगर हम देखें, children in the age group of 5 to 8 years are directly linked to the formal education system through a close coordination, नहीं, ये वाला आपका सी वाला सही रहेगा। यहाँ पर क्लोज कोऑर्डिनेशन जो आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम और सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई, ठीक है। 25 डी। कौन सा? सी SRP की। योगा SRQP है। एक सेकंड देख लेते हैं। योगा इज बीइंग practiced as a part of healthy lifestyle or spiritual heritage and has become part of, ये तो नहीं है भाई। सर वो है डी, वन पीसेस जल्दी चल गया। Yoga is being practiced as a part of healthy lifestyle and has become part of our spiritual heritage, ठीक लग रहा है। Our spiritual heritage practice नहीं,
आर स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हैज बिकम, नहीं, डी होगा। 26, She who has been in trouble would know the trouble better than the one who has been troubling. और सी यार, एक मीम याद आ रहा है मुझे साउथ इंडियन मूवी का। चलो हाँ, ऑप्शन बताओ मुझे। C. सी, SRQP। she who has been in trouble would know the trouble better than the one who has been troubling। बात तो सही है। पी की तरफ देखें तो who has been troubling would know the, सॉरी, better than the one नहीं आएगा। she who has been in trouble, who has been troubling भी नहीं आएगा, और who has been troubling she नहीं आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं 27, B. डी। B for boy. B for boy. D. USPR। आगे, the speaker reiterated before the audience the fact, बिल्कुल सही, that the old epitaph all that glitters is not gold is still valid। सही लग रहा है वैसे तो। डी की तरफ देखें, the fact that the old epitaph all that glitters is not gold is still valid, नहीं आएगा। आर से स्टार्टिंग नहीं होगी। the speaker reiterated before the audience, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 28 की तरफ देखते हैं, बताइए। RQSP. RQSP, चलिए देख लेते हैं। The second scenario suggested that the population will peak at 8.5 billion by 2040, a decade sooner than 2050। P की तरफ देखें, a decade sooner than 2050 and नहीं आएगा। The second scenario suggested a decade sooner than 2050 and नहीं आएगा, और a decade sooner than 2050 the second scenario suggested, नहीं। B is the correct answer। 29, RQPS। Yes. Peace is always the only alternative, not only during war and turbulent times, but also during peaceful time। ठीक लग रहा है। आर से स्टार्टिंग होगी इसकी फिर से। पीस इज ऑलवेज द ओनली अल्टरनेटिव, टर्बुलेंट टाइम्स नहीं, टर्बुलेंट टाइम्स पीस इज ऑलवेज नहीं, और बट ऑल्सो नहीं। सी आएगा भाई हमारा। जनरेशन ऑफ इंडियन वुमेन मैनी, अच्छा सही, 30 का बताओ। RQSP. RQSP, चलिए। Population form related narratives mobilized many policies and behaviors that shaped the lives of generations of Indian women। ठीक लग रहा है। P से starting, PS generations of Indian women नहीं। Population form related narrative mobilized generations of Indian women that shaped the lives of many policies and behavior नहीं आएगा। PQRS भी हमारा नहीं आएगा। RQSP is the correct answer। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं आपके ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ये थोड़े से मुश्किल आ जाए, ठीक है। इनमें टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। यूजुअल प्रैक्टिस आप लोगों को पता ही है। S1 और S6 के थ्रू हमें सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट आ रहा है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, मतलब अब हमें अगला जो ऑप्शन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ढूंढना है, कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट में आ रहा है, ही शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइंड, यानी कि लास्ट वाला जो आपकी लाइन है वो उसके रिम्यूनरेशन या फिर बाकी चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। सीधी सी बात है भाई, हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता सर SRPQ लग रहा है। SRPQ, ठीक है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला देखेंगे तो भाई, द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल। ठीक है, ड्यूटीज की यहाँ पर बात, अपॉइंटमेंट यहाँ पर की बात की गई ना, उसके एक सेकंड क्वालिफिकेशन आनी चाहिए तो फिर। सब पहले तो क्वालिफिकेशन है, मोर ऑन वाला सोच रहा हूँ मैं, वही सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट ड्यूटीज को डिस्क्राइब कर दिया गया है ना, तो वो तो नहीं आना चाहिए। SRP की तो नहीं आएगा। RSPQ। हाँ, अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट आ रहा है आपका, यानी कि एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट, है ना। उसके बाद भाई नेक्स्ट जो है हमारा वो आ जाएगा S आएगा क्या, द ड्यूटी। फिर इसकी ड्यूटीज को हमने डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पर, है ना।
और फिर RS के बाद P आ जाएगा कि उन ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए अटॉर्नी जनरल जो है उसके पास राइट ऑफ ऑडियंस रहता है सारे कोर्ट्स में। और फिर उसके बाद लास्ट में Q आ जाता है, द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और उनको रिम्यूनरेशन जो है प्रेसिडेंट के हिसाब से मिलेगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट तो मुझे यही लग रहा है, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, आप लोगों को समझ में आ ही रहा हो, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए तो समझ में आया ना कि कैसे चीज़ों को कनेक्ट करना है, ये आसान हो जाता है हमारे लिए। एक स्टोरी टाइप की बनानी है, कनेक्टिंग लिंक्स को ढूंढना है। नेक्स्ट आ जाते हैं 32 की तरफ। कोविड-19 वाज अ हेल्थ कैटास्ट्रोफ दैट कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रेस, और सबसे लास्ट में आ जाएगा इट ट्रिगर्ड द मूवमेंट ऑफ मोर देन 7 मिलियन पीपल थ्रू लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन पीरियड। ठीक है, सबसे पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है कि भाई ये किस तरह से डिस्ट्रेस क्रिएट करता है। अब आगे बताइए कि इसमें इसके बारे में क्या होगा। SQRQ। That's it। और क्योंकि इसने डिस्ट्रेस क्रिएट किया है तो उसके बाद इंडिया जस्टिफाइड क्रेडेंशियल्स ये तो नहीं आना चाहिए, आर से स्टार्टिंग वैसे भी नहीं है, एस या इस चीज से स्टार्टिंग बताइए। ये पॉइंट चलो देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पैंडेमिक इंडिया ने अपने क्रेडेंशियल्स को रिस्टैब्लिश किया एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बाय सप्लाइंग मेडिसिन एंड इक्विपमेंट टू ओवर 150 कंट्रीज इन द फेस ऑफ daunting logistical challenges। उसके बाद क्यों मेड इन इंडिया वैक्सीन्स वाज सेंट टू मोर देन 90 कंट्रीज ऑन अ कमर्शियल एंड ग्रांट बेसिस। काफी हद तक कनेक्ट हो पा रहा है ना? यानी कि हमने अपनी मेडिसिन वगैरह सप्लाई की, उनको बहुत सारी कंट्रीज तक भेजा। इंडिया जस्टिफाइड इट्स क्रेडेंशियल्स। नहीं सर नहीं, आप ये देखो ना, P पॉइंट और उसके बाद फिर S6 पॉइंट। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे एस और आर के बीच में कनेक्शन लग रहा है, लेकिन एस और आर तो हमारे में कहीं कनेक्टिंग है ही नहीं एक के बाद एक, तो वी विल गो विथ ए ओनली। फिर इंडिया ने अपने क्रेडेंशियल्स को जस्टिफाई किया एज अ ग्लोबल HATR प्लेयर डिप्लॉइंग रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स टू दिस कंट्रीज। उसके बाद में लास्ट में इंडिया ऑल्सो अंडरटुक द वंदे भारत मिशन, इट ट्रिगर्ड द मूवमेंट ऑफ मोर देन, हाँ ठीक है, P और S6 आपका कनेक्ट कर पा रहा है ना? ये जो लास्ट वाला आपका ऑप्शन है ये कनेक्ट कर पा रहा है, ये हमारे दो ही ऑप्शन में A और D में है, और A और D में अगर हम देखें तो Q से स्टार्टिंग हमारी नहीं हो रही। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा होगा A। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB हैज बीन इंस्टीट्यूटेड विद अ विजन टू सपोर्ट एंड फोस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स इन इमर्जिंग इकोनॉमी। ठीक है, लास्ट वाला आ जाएगा, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोअर्स फॉर द बैंक्स इन द सेक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, वाटर एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो भाई हमारी स्टार्टिंग किससे होगी? S से सर। हिसाब SPRQ। सर पे नहीं होना चाहिए। आप P होना चाहिए। देखो न्यू डेवलपमेंट आपका बैंक जो है इसको बनाया गया है, उसका विजन के बारे में बता दिया है ना? अब विजन के बाद में तो आपका पर्पस आएगा ना, भाई पर्पस बैंक का क्या है, पर्पस ही आना चाहिए। द पर्पस ऑफ बैंक इज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये हमने पर्पस की बात कर लिया। ऑप्शन एक ही हमारे पास आ रहा है P के बाद में Q को देखेंगे कि भाई ईच मेंबर कंट्री हैज अ शेयर होल्डिंग ऑफ 20%, ठीक लग रहा है। इंडिया एंड अदर 4 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इक्वल शेयर होल्डिंग इन द बैंक, ये भी ठीक लग रहा है। और आर की तरफ देखेंगे, द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द NDB प्राउड इन कैपिटल $1 billion हैज इनिशियल कंट्रीब्यूशन। और सबसे लास्ट में देखेंगे, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोअर्स इन द बैंक इन द सेक्टर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स। ये काफी हद तक ठीक लग रहा है। दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करें तो क्या तो जैसे NDB की बात करी गई है, तो सर उसमें फिर R से क्यों स्टार्ट हो सकता है कि सर फाउंडिंग मेंबर्स में ये हाँ वही हम ऑप्शन पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हमने एक ऑप्शन को देखा है, उसको डेवलप करने के बाद, उसको इंस्टीट्यूट करने के बाद अगर हम R से स्टार्टिंग करते हैं तो फाउंडिंग मेंबर्स इतने हो जाते हैं, वो इतनी कैपिटल इनिशियल कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं। उसके बाद में इंडिया और बाकी 4 फाउंडिंग मेंबर्स जो है उनका इक्वल शेयर होल्डिंग आ रहा है बैंक में। फिर हर मेंबर कंट्री जो है उनकी शेयर होल्डिंग 20% की है, ठीक है। उसके बाद P की आ रही है, द पर्पस ऑफ द बैंक इज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस एंडर्स। फिर आ रहा है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोअर्स फॉर द बैंक इन द सेक्टर्स ऑफ। देखो हमारा D ऑप्शन भी काफी हद तक सही आ रहा है, और सही बताओ तो D ऑप्शन ज्यादा मीनिंग क्रिएट है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका बनाया गया, उसका विजन के बारे में बताया गया। अब होना तो चाहिए पर्पस, लेकिन वो इतना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रहा है। इसमें अगर हम लास्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं तो फिर पहले फाउंडिंग मेंबर्स की बात की गई है, कितना पैसा लेके आ रहे हैं वो लोग। उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि भाई इंडिया और बाकी फाउंडिंग मेंबर्स का शेयर कितना है। फिर हम ये बता रहे हैं कि बाकी हर मेंबर कंट्री का शेयर परसेंट कितना है, इक्वल है यानी कि 20% है। फिर हम ये बता रहे हैं कि बैंक का पर्पस जो है वो है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना वगैरह वगैरह करना। और फिर हम इसको इस चीज से कनेक्ट कर दे रहे हैं कि इंडिया जो है लार्जेस्ट बोरोअर है बैंक से इन द सेक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड बिजनेस एंड। काफी हद तक सेंस बना रहा है ये हमारा।
और एस से तो भाई बिल्कुल सेंस नहीं बनेगा, और क्यू से भी भाई हमारा सेंस नहीं बन। बताइए भाई, फिर पी ज्यादा बेटर लग रहा है कि डी? सर बी लग रहा है सर, क्योंकि आर के बाद क्यू ज्यादा कनेक्ट हो पा रहा है। वही, तो भाई डी को देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 34 की तरफ। आयुर्वेद लिटरली मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, पहला स्टेटमेंट है साइंस ऑफ लाइफ के बाद में। उसके बाद इट इज अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स। अब ये एस्पेक्ट कौन से हैं, ये हमारे इसमें आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, ए, यस सर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। ए मतलब हमारा हो सकता है क्योंकि ए के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो क्यू आ रहा है ना, और यहाँ पर इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्टेन एस्पेक्ट्स की बात की गई है। फिर भी हम ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। आयुर्वेद हैज इवॉल्व, ठीक है, आयुर्वेद का मीनिंग हमने देखा, फिर हमने देखा कि वो इवॉल्व कैसे हो रहा है ना। आयुर्वेद हैज इवॉल्व फ्रॉम द वेरियस वैदिक हिम्स रूटेड इन द फंडामेंटल फिलोसफीज अबाउट लाइफ, डिसीज एंड हेल्थ आ जाता है। ठीक है, द चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता which developed around 2500 BC are the main treatises of Ayurveda। ये भी ठीक लग रहा है। According to Ayurveda, health is considered as a prerequisite of achieving the goals of life। और लास्ट में आपके एस्पेक्ट्स आ जा रहे हैं, और इट इज अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दिस एस्पेक्ट। एस से स्टार्टिंग आपकी नहीं लग रही मुझे, क्यू से भी स्टार्टिंग इसकी नहीं लगेगी और नहीं होगी। पी से ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी इन एजुकेशन। और एंडिंग स्टेटमेंट आपका आएगा, द पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसल्टेशन प्रोसेस एट एवरी स्टेज फ्रॉम प्री फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी एजुकेशन में है ना। इसके बाद में कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए? क्यू सर, क्यू आना चाहिए, सही लग रहा है ना। क्यू वाले ऑप्शन हमारा एक ही आ जाता है, QSPR, यानी कि इट हैज कम आफ्टर 34 ईयर्स रिप्लेसिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। एक कनेक्टिंग लिंक हमें साफ साफ दिख रही है। इट एम्स, इसका एम क्या है, तो भाई उसके एम के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दिया। और सबसे लास्ट में द पॉलिसी ऑल्सो, और भी पॉलिसी क्या करना चाह रही है, और सबसे लास्ट में बता दिया कि पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट की गई। क्यू से स्टार्टिंग, सॉरी QSPR से इसका आंसर होगा हमारा, ये वाला नहीं होगा। आर से स्टार्टिंग इसकी नहीं होगी, एस से स्टार्टिंग नहीं। ठीक है, 36, कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया एंड इट मेक्स इंडिया एन इंपोर्टेंट ग्लोबल प्लेयर इन कॉटन प्रोडक्शन, है ना। कॉटन प्रोडक्शन की बात की गई है, तो मतलब अगला स्टेटमेंट जो है वो आपका कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, जो कि मुझे लग रहा है कि क्यों। ठीक है, लेकिन फिर भी देखेंगे हम। टू सपोर्ट द कॉटन इंडस्ट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलरली अनाउंसेस MSP फॉर 2 बेसिक स्टेपल ग्रुप्स, मीडियम स्टेपल एंड लॉन्ग स्टेपल। स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा हो? क्यू सर, क्यू, मतलब ऑप्शन सी हो सकता है हमारा। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉटन प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम अराउंड 126 लाख हेक्टेयर अंडर कॉटन कल्टिवेशन विच इज अराउंड 38% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। कनेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हमने इंडिया के एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे इंडिया को दिखाया, जो कि कॉटन प्रोडक्शन के फील्ड में है, और उसको हमने फॉलो किया। इंडिया का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कॉटन प्रोडक्शन से कहाँ से आता है ना, वर्ल्ड एरिया में, मतलब सही बैठ रहा है। ऑप्शन क्योंकि हमारा एक ही है, तो भाई उसके ऑप्शंस को हम आराम से कंसिडर कर सकते, है ना। फिर उसके बाद इंडिया का रॉ मटेरियल कंजप्शन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितना हो रहा है, तो वो हमें पता चल गया। उसके बाद हम देख ले रहे हैं कि कंट्री की जो टोटल क्या बोलते हैं, टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन है, वो कितना आ जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड, लेकिन क्यू के बाद आर होना चाहिए ना, वो फॉलो सही होगा। क्योंकि बाद आर वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो PQR, मतलब P से स्टार्ट होकर QRS, QRR एकदम। अरे लेकिन पी आपका S1 के बाद में पी कनेक्ट नहीं हो रहा है, पी आपका S6 से कनेक्ट हो रहा है वैसे देखा जाए तो, थोड़ा लास्ट में, है ना। लाइवलीहुड ऑफ एस्टिमेटेड इतने फार्मर्स, इतने मिलियन पीपल जो कि इससे रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज है। इसीलिए कॉटन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSP वगैरह अनाउंस करती है। मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है डी कैसे क्रिएट कर रहा है, बोलो सर एक बार डी ऑप्शन को कंसीडर कर लेंगे। आर ऑप्शन को चलो देख लेते हैं। द कंट्री अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद क्यू की बात कर लेते हैं। इंडिया कंट्रीब्यूशन टू कॉटन प्रोडक्शन कम अराउंड दिस 38% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। रॉ मटेरियल कंजप्शन में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन इज अराउंड 60%। सी हमारा पी आ रहा है। ये इतना सेंस नहीं बना रहा,
जो चेन हमारी बन रही है ना वो प्रॉपर बन नहीं रही Yes, sir. वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो रहा है सर, फिर है। कंट्री के बाद इंडिया आ रहा है। हाँ वही। चलो 37 की तरफ बात करते हैं। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर इन इटली वाज अ स्लैकनिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ। ठीक है। और सबसे लास्ट आ जाएगा, देयर वाज आल्सो अ कंसर्न एट दिस टाइम विद गुड मैनर्स। ठीक है। तो भाई बताइए इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है? PSQR। PSQR। सर Yes, दो sir. ऑप्शन दिखाना नीचे के जो PSQR को अगर हम देखें हैं तो दो दे वर नॉट रिलीजियस। एक सेकंड। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर इन इटली वाज अ स्ट्राइकलिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ। ठीक है। दो दे वर नॉट रिलीजियस, इटालियंस वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मटेरियल वेल्थ, पावर एंड ग्लोरी। उसके बाद में आएगा फ्रांसिस्को बार्बरो वाज अ ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस। he wrote a pamphlet defending acquisition of wealth as a virtue. In On Pleasure, Lorenzo Vella, another humanist, criticized the Christian injunction against pleasure. देखो सबसे पहली बात आपको ये पता चलेगी, एस और क्यू आपके एक साथ आएंगे। एस और क्यू। फ्रांसिस्को बार्बरो वाज अ ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस एंड ही रोट अ पैम्फलेट डिफेंडिंग एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एज अ वर्च्यू, यानी कि एस और क्यू आपके साथ आएंगे। एस और क्यू वाला हमारा एक ही ऑप्शन आता है, वो आता है सी, है ना। इसको फिर से रिटरेट करेंगे तो दो दे वर नॉट रिलीजियस, इटालियंस वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मटेरियल वेल्थ, पावर एंड ग्लोरी, बिल्कुल सही। उसके बाद एस, फिर उसके बाद क्यू, और फिर रात में इन लास्ट में आर आ जाएगा। इन ऑन प्लेजर, लोरेंजो वेला, अनदर ह्यूमनिस्ट, criticized the Christian injunction against pleasure. There was also a concern at this time with need matter. सही आंसर तो भाई हमें लग रहा है सी। 38 रूरल कोस्टल लाइफ इंश्योरेंस was started in 1995. सबसे लास्ट में therefore various schemes of PLI and RPLI are very popular amongst eligible clients. सर सी RPSQ। C हाँ ये RPSQ का प्राइम ऑब्जेक्टिव स्कीम की हमने बात कर ली, उसका फिर एम की बात कर ली हमने, RPS। फिर लिबरलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, कोस्टल लाइफ और रूरल कोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑपरेटिंग इन वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। हाउएवर, अच्छा ठीक है, इनका हमने मेंशन किया तो उसके बाद फिर हमारा क्यू आएगा। PLI ने RPLI कंटिन्यू टू ऑफर दिस एंड दैट, और फिर देयरफॉर, ठीक है, RPSQ ने, सो ठीक है। यही तो टाइम कंज्यूमिंग वाले के जो क्वेश्चंस हैं वो भाई उनको 10-10 दे रहे हैं, जो नॉन टाइम कंज्यूमिंग है उनको कम दे रहे हैं। चलिए, डिजिटल लॉकर इज अ की इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डिजिटली empowered social society and knowledge economy, and these legacy documents can be electronically signed using the e-sign facility. तो डिजिटल लॉकर के बारे में आपको आगे एक्सपेंड करना है भाई, बताइए। सर ए ऑप्शन, यस ये ऑप्शन सर डी पहले ए को देख लेते हैं। टारगेटेड एट द आइडिया ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस, डिजिटल लॉकर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर इश्यूएंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स इन अ डिजिटल वे। ये थोड़ा कनेक्ट कर पा रहा है क्योंकि सबसे पहले डिजिटल लॉकर एक की इनिशिएटिव के तौर पे बात की गई, फिर इसको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया गया कि भाई डिजिटल लॉकर बेसिकली करता क्या है। फिर उसके बाद इंडियन रेसिडेंट्स विल साइन अप फॉर अ डिजी लॉकर अकाउंट दैट आर डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज स्पेस। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर कैन पुश इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स and certificates directly into citizens lockers, और सबसे लास्ट में citizens can also upload scanned copies of their legacy documents in their account. These legacy document, अब एक चीज तो पता चल रही है कि R आपका S6 से कनेक्टेड है ना, R सबसे लास्ट में आएगा और R किसी ऑप्शन में लास्ट में नहीं, यानी कि we will go with ऑप्शन A। आप सिंपल एक चीज से कनेक्शन ज्यादा बना सकते हैं सारा, हालांकि हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको अच्छा खासा मीनिंग दे सकता है, आपका टाइम बचा सकता है। लास्ट आ जाते हैं। नैनो मिशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 2007 और द एफर्ट्स ऑफ दिस मिशन आर एविडेंट थ्रू इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग बेस्ड ऑन द पब्लिकेशंस इन द SCI जर्नल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी कर ले, एक सेकंड, मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये भी गलती करते हैं कि वो सिर्फ पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और लास्ट वाला स्टेटमेंट नहीं देखते, है ना। कई बार हमें लास्ट वाला स्टेटमेंट जब हम पहले पढ़ लेते हैं तो हमें उसकी एग्जैक्ट मीनिंग, कनेक्टिंग लिंक पता चलता है। अब बताइए भाई इसमें क्या ऑप्शन आएगा? सी QRPS। RPQS। यस सर RPQS। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो बेसिक रिसर्च को प्रमोट कर रहा है, दिस एंड दैट। फिर आ जाता है नैनो मिशन इज लाइकली टू पेव द पाथ फॉर इंडियाज डोमिनेशन इन कटिंग एज साइंस। इट्स गोल इज टू फॉस्टर, प्रमोट एंड डेवलप ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। द सपोर्ट अंडर दिस एक्सटेंड्स टू, नहीं ये लग नहीं रहा मुझे, वैसे सी तो नहीं लग रहा।
बी सर, QRPS। बी या एफर्ट्स नैनो मिशन के बारे में बात की गई है, उसके बाद इसके प्रोनाउन को यूज किया जाएगा, सीधी सी बात है। अगले सेंटेंस में तो प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा ना, अगले सेंटेंस में डायरेक्ट नाउन को रिपीटेशन तो करेंगे नहीं, है ना। तो भाई इट्स गोल इज टू फॉस्टर प्रमोट एंड डेवलप ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा आर, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है अगेन, ठीक है। फिर हमारा पी आ जाएगा, द नैनो मिशन इज लाइकली टू पेव द पाथ फॉर इंडियाज डोमिनेशन कटिंग एज साइंस। फिर लास्ट में आएगा एस, द सपोर्ट अंडर दिस एक्सटेंड टू क्रिएट स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज और एफर्ट्स ऑफ दिस मिशन। हाँ ठीक है, हमें ऑप्शन सबसे बेटर तो मुझे लग रहा है दैट इज QRPS। अब बता भाई, कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में ना आ रहा हो, किसी चीज को लेके कोई डाउट हो? नो सर। नहीं, आइडिया लगा कैसे हम चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस सर। ठीक। अब देखो भाई, हम आ जाते हैं वर्ड क्लासेस पे, ठीक है। वर्ड क्लासेस में सिंपल सी चीज है कि जो भी रूल्स आपने पढ़े हैं, जो भी रेगुलेशंस आपने पढ़े हैं, एक दो टॉपिक्स हमारे कवर नहीं हुए हैं लेकिन वो हम कभी कवर कर लेंगे। ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस हमें क्या करने हैं, इनको आइडेंटिफाई करना होता है जनरली इसमें, कि भाई कौन सा रूल आपका यूज किया गया, कौन सा आपका चीज यूज की गई है। इसे बात सुन लो भाई पहले मेरी। हर फॉलोइंग सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है, उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये किस आपके क्लास ऑफ वर्ड को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब बोलो। ये पार्ट ऑफ स्पीच है तो नाम चेंज करो। हाँ मतलब वही है, आपकी चीजों का नाम बदल दिया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि किसी स्पीच के अंदर जो आपके पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। और वर्ड क्लासेस में सिंपल बोल दिया कि हमें वर्ड की क्लासेस पता करनी है, कल को उसको वर्ड कैटेगरीज भी नाम दे सकते हैं, वर्ड ग्रुपिंग का नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं ये, ठीक है। चलो, शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू, क्या आएगा यहाँ पर? बेटर आपका कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? एडवर्ब को करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये सिंग को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ना। कितना अच्छा वो गाती है, ये एडवर्ब बता रहा है, यानी कि डिग्री आपकी बता रहा है, तो इसमें आंसर होगा एडवर्ब हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज, क्या आएगा? नाउन। नाउन। डेलीज क्या होगा? नाउन। नाउन है भाई, है ना। डेलीज जो है हमारा, डेली यानी कि डेली न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो डेली यहाँ पर क्या है? डेली इज द नाउन। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, क्या होगा स्मोकिंग? जीरेंट। जेरेंट होगा। यस सर। देखो सर, स्मोक करना जो रहता है वो आपका बेसिकली देखा जाए, स्मोक करना बेसिकली एक तरीके से वर्ब आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर स्मोकिंग हमने यूज किया है, यानी कि ये वर्ब का जेरेंट फॉर्म में आ रहा है ना। स्मोक प्लस इंग, पार्टिसिपल इनिशिएटिव तो नहीं होगा, ये जेरेंट ही होगा, वर्ब तो नहीं होगा। तो स्मोक करना होता तो शायद हम उसको वर्ब कर देते, लेकिन स्मोकिंग लिखा है तो जेरेंट होगा। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा। व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर, यहाँ पर हमें वन पता करना है। पर नहीं कह सकते यहाँ पर नंबर नहीं आएगा भैया, वन प्रोनाउन। यहाँ पर हम एक ऑप्शन को चूज कर रहे हैं ना। प्रोनाउन सर। यहाँ पर ये आपकी, हाँ एक सेकेंड, और चूज द वन, हाँ यहाँ पर ये हमारा प्रोनाउन आएगा, क्योंकि हमने इसको नाउन को रिप्लेस किया है। ये वन में आपको कुछ भी आ सकता था, लेकिन ये वन नंबर नहीं है। देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बोतल, डिटरमाइनर सर, क्वांटिफायर। हाँ सर, मैंने क्वांटिटी आपकी जो है स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन बता रहा है कि कुछ इसमें पानी है, तो डिटरमाइनर आ गया। नेक्स्ट आते हैं, होरे वी हैव वॉन द मैच। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है ना, एक्साइटमेंट पता चल रहा है, एक जॉय पता चल रहा है। हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क, शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 PM। इसमें पार्टिसिपल है बस। बट लेकिन होगा क्या ये एग्जैक्टली? पार्टिसिपल ही। पार्टिसिपल ही होगा, वर्ब नहीं होगा। क्योंकि सर फिनिश्ड वर्ब है तो हैविंग फिनिश्ड पार्टिसिपल पार्टिसिपल नहीं होगा ये भाई आपका। माय टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास व्हाइल टीचिंग, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन या नाउन? अराउंड, एडवर्ब। एडवर्ब है ना। The cantankerous man of the town roar around the marketplace। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, कैंटाकेरस का मीनिंग क्या होता है? शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर बताया जा रहा है।
India is revered as the fountainhead of democracy in the world today. Noun. तो नाउ फाउंटेनहेड क्या होगा? नाउन है भाई, है ना? चलिए, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब उसके बाद वो आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशंस। ठीक है, पहले जनरली आपका एक पैसेज दे दिया जाता था, उसके बेसिस पे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब तकरीबन आपको 2 पैसेजेस दिए हुए हैं और आपको 10 क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे जा रहे हैं। मतलब कि मेहनत थोड़ी सी हो रही है। पहले पैसेज को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम उसकी मीनिंग्स को देखेंगे। ठीक है, मैं पैसेज को रीड करता हूँ, कहीं भी कोई डाउट आए आप लोग मुझे बता देना। वैसे आई होप कि आप लोग पैसेज पढ़ के आए होंगे। Our tragedy today is a general and universal physical fear so long sustained by now that we can even bear it. ठीक है, there are no longer problems of the spirit. There is only the question, when will I be blown up? Because of this, the young man or woman writing today has forgotten the problems of human heart in conflict with itself, which alone can make good writing, because only that is worth writing about. What the agony and the sweat. He must learn them again. He must teach himself that the basis of all things is to be afraid, and teaching himself that forget it forever, leaving no room in his workshop for anything but the old varieties and truths of the heart. The old universal truths lacking which any story is ephemeral and doomed, love and honor and pity and pride and compassion and sacrifice. Until he does so, he labors under a curse. He writes not of love but of lust, of defeats in which nobody loses anything of value, of victories without hope and bursts of hope without pity or compassion. His grief on no universal poems, leaving no scars. He writes not of the heart but of the glands. Until he learns these things, he will write as though as he stood among and was the end of man. I decline to accept the end of man. It is easy enough to say that man is immortal simply because he will endure. That when the last ding-dong of doom has clanged and faded from the last worthless rock, hanging tightless in the last dread and dying evening, that even then there will still be one more sound, that of his puny, inexhaustible voice is still talking. I refuse to accept this. I believe man will not merely endure, he will prevail. He is immortal, not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice. क्लासिक लिटरेचर से भाई हमारा ये पैराग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, क्लासिकल लिटरेचर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। एक ही सेंटेंस को इतना बड़ा चढ़ा के लिखा जाता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। फिर भी वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस पैसेज। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि द ट्रेजेडी, हमें कीवर्ड्स को ढूंढना है ना। हमने पैसेज को एक बार पढ़ लिया है, पैसेज को पढ़ने के बाद कुछ कीवर्ड्स हमारे दिमाग में आ गए हैं। फिर हम एक बार क्या करेंगे, एक बार हम सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। क्वेश्चंस को देखने के बाद में फिर हम दोबारा से क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर पैराग्राफ को देखेंगे कि भाई ये कीवर्ड हमें कहाँ मिल रहा है। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स इज। सबसे पहली लाइन में हमें ट्रेजेडी के बारे में बताया गया है, आवर ट्रेजेडी टुडे इज। तो भाई क्या आएगा आंसर? C. कौन सा? C. We have learned to bear physical. We have to bear general and universal physical fear. Our tragedy today is a general and universal physical fear so long sustained by now that we can even bear it. तो C आ जाएगा। What must writers learn again? The problems of heart in conflict with ये क्या लिखा itself. हुआ? He must learn them again. तो मतलब पहले इसका आंसर आएगा। ठीक है, because of this the young man or woman writing today has forgotten the problems of human heart in conflict with itself, which alone can make good writing, because only that is worth writing about, were the agony and the sweat. तो यानी कि the problems of the heart in a conflict with itself, इसको इनको सीखना दोबारा से पड़ेगा। थर्ड आ जाते हैं, आई राइटर्स वर्कशॉप शुड बी फिल्ड विद। बताइए। यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कहाँ देखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? सर जो आपने लाइन अंडरलाइन करी हुई, ही मस्ट लर्न, उसके नीचे He फिफ्थ must लाइन teach के himself that the basis of all things is to be afraid, and teaching himself that forget it forever, leaving no room in his workshop for anything but the old memories and truths of the heart, the old universal truths lacking which any story is ephemeral and doomed, love and honor, and pity and pride and compassion and sacrifice. तो इसमें story universal truths आ जाएगा। According to the author, the end of man is untenable because I decline to accept the end of man. है ना?
until he learns these things, he will write as though the sea stood among and was the end of man. तो end of man क्यों होना untenable, क्यों होकर रहेगा? D. Office Office spirit. Out of the kingdom. last pair, last man, last second. But because he has a soul, He is immortal not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice. Of his spirit, born of his soul, of his mortal life. I refuse to accept this. I believe man will not merely endure, he will prevail. He is immortal, not because he. फिर according to the author, the end of man is untenable because correct meaning मुझे समझ ये लग नहीं रहा. सर वही तो मतलब वो ये बोल रहे कि immortal है क्योंकि उसकी inexhaustible voice नहीं है, but because उसके पास एक soul है और एक spirit है, people है compassion और sacrifice. इसको फिर से देखते हैं. ऑथर के हिसाब से जो मैन का एंड है वो होकर रहेगा, इनएविटेबल है ना? क्यों होकर रहेगा इसको अगर हम यहाँ से देखें, until he renounced these days he will write as though he stood among and was the end of man. I decline to accept the end of man. क्यों? It is easy enough to say that man is immortal simply because he will endure. That when the last ding-dong of that even then there will still be one more sound, that of his puny inexhaustible voice still talking. सबसे लास्ट में I refuse to accept this. I believe man will not merely endure, वो prevail करेगा. He is immortal, not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice. ठीक है, of his spirit born of his soul. The word puny, puny का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? टाइनी. Tiny. यस सर. puny inexhaustible voice, बिल्कुल सही, बहुत छोटी सी. brave, daring, tiny. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं भाई. पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर और रेमिफिकेशंस ऑफ पोस्ट एजुकेशनल चेंजेस. They become involved in change voluntarily or involuntarily, and in either case experience ambivalence about its meaning, form, and consequences. I replied that there are a number of things at stake, changes in goals, scales, philosophy of belief, behavior, etc. Subjectively, these different aspects are experienced in a diffuse, incoherent manner. Change often is not conceived of as being multidimensional. Objectively, it is possible to clarify the meaning of an educational change by identifying and describing its separate dimensions. Ignorance of these dimensions explains a number of interesting phenomena in the field of educational changes. For example, while some people accept an innovation, they do not understand why some aspects of a change are implemented and others not, why strategies for change neglect certain essential components. The concept of objective reality is tricky. Reality is always defined by individuals and groups, but individuals and groups interact to produce social phenomena, constitution, laws, policies, educational change programs, which exist outside any given individual. There is also the danger that the objective reality is only the reflection of the producers of change and thus simply a glorified version of their subjective conception. We can reduce this problem by following the practice of posing double question. What is the existing conception of reality on a given issue? Followed quickly by says. कोई डाउट इस पैराग्राफ में? नो सर. पैराग्राफ आपकी कुछ इस टाइप की है कि भाई आप एक लाइन पढ़ने के बाद दूसरी लाइन पढ़ते हैं तो पहली लाइन आप भूल जाते हैं, है ना? पैराग्राफ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बिल्कुल भी कैप्टिवेटिंग नहीं है. क्लासिकल लिटरेचर के पार्ट में आप समझ सकते हैं इनको कि भाई मल्टीपल मीनिंग्स, एम्बिगुअस मीनिंग्स आपको ये पैराग्राफ में से निकल के सामने आती है. लैंग्वेज अच्छी खासी है, बहुत अच्छी खासी इल्यूसिडेटिंग है, लेकिन वो लैंग्वेज अभी के टाइम में आप लोगों को कैप्चर करके नहीं रख पाई, है ना? कंफ्यूजन क्रिएट करती. People do not understand the nature or ramifications of educational changes because क्यों नहीं समझ पाते लोग भाई? बताइए. So they do not understand the multi-dimensional They character. do not understand the multi-dimensional character of change. या फिर अगर इस पे देखेंगे
they become involved in change voluntarily or involuntarily, and in either case they experience ambivalence about its meanings, form and consequences. समझ रहे हो आप? एम्बिवेलेंस फील कर रहे हैं वो, यानी कि वो उसके डिसीजंस के बारे में एम्बिगियस हो सकते हैं। नहीं होगा हाँ, फिर सी होगा। एम्बिगियस को तो आपको मतलब है, एम्बिगियस का मतलब आपको पता है कि भाई जिसकी क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा मीनिंग निकलती है ना? नहीं तो एम्बिवेलेंस का मतलब क्या होगा? एम्बिवेलेंस का भी सेम मतलब होता है, एक तरीके से सेम ही हो जाता है कि मिक्स्ड फीलिंग होना किसी के बारे में, मतलब एक्जैक्टली डिसीजन नहीं होना। सो दे आर एम्बिग्यूअस इन देयर डिसीजंस, इसीलिए वो लोग रेमिफिकेशंस या फिर चेंजेस जो नेचर होती है भाई एजुकेशनल चेंज के, उनको नहीं समझ पा। पीपल वुड अंडरस्टैंड एन इनोवेशन विद अंडरस्टैंडिंग इफ, कब समझ पाएंगे भाई? There is clarity regarding its aspect. एक सेकंड। It is possible to clarify the meaning of an educational change by identifying and describing its separate dimensions. Ignorance of this phenomena, these dimensions explains a number of interesting phenomena in the field of educational changes. ठीक है? For example, why some people accept an innovation they do not understand, why some aspects of a change are implemented and others not. तो इसका सिंपल सा मतलब ये आ रहा है कि it is possible to clarify the meaning of an educational change by identifying and describing its separate dimensions. Ignorance अगर इन dimensions का किया जाता है तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेना एजुकेशनल चेंजेस की फील्ड में हमें देखने को मिलते हैं। तो पीपल वुड एक्सेप्ट एन इनोवेशन विद अंडरस्टैंडिंग इफ, ए या बी में से कोई एक आंसर इसका होना चाहिए। They find meaning of the innovation in their use, या फिर there is clarity regarding its aspects. फिर से देख लेते हैं इसको। It is possible to clarify the meaning of an educational change by identifying and describing its separate dimensions. तो इसका clarity सही होना चाहिए, है ना? There is clarity regarding its aspects. ठीक है? Yes, sir. So it is the caution the author sounds with regard to objective reality. Objective reality के साथ में क्या caution आ रहा है? Collective reality, which may have many problems, may be influenced by subjective thinking and consideration, is the collective influence of all people, या फिर are part of the subjective reality and thus are interrelated. तो भाई objective reality के बारे में क्या क्वेश्चन बताया जा रहा है? The concept of objective reality is tricky. Reality is always defined by individuals and groups, but individuals and groups interact to produce social phenomena which exists outside any given individual. There is also the danger, ये danger ही भाई हमारा क्वेश्चन है ना? That the objective reality is only the reflection of the producers of change and thus simply a glorified version of their subjective conception. So objective consideration are part of the subjective reality and thus are interrelated. Is collective reality, which may have many problems, may be influenced by subjective thinking and consideration. Option B, sir. B होना चाहिए। Of their subjective perception होना चाहिए ना? B is sir objective reality की भी। yes sir we Objective considerations are part of subjective reality and thus they are interrelated, या फिर objective reality may be influenced by subjective thinking and consideration. ठीक है? Which two words in the passage mean the opposite of word whole? Components and dimensions. Components and dimensions होना चाहिए। Ramifications का result होता है ना? Which of impacts, which of the following sum of the idea of author? भाई idea author का किस sentence में आपको पता चल रहा है, बताओ। D लग रहा है। Yes, sir. Change has to be conceptualized collectively in its many dimensions and deal with objectively. Change is a subjective and warrants objectivity from conceptualization to implementation. Subjectivity cannot be ruled out by describing the main dimensions of change. It is difficult to conceptualize the change which satisfies all sections with understanding. Change has to be conceptualized collectively in its many dimensions
and deal talent with objectivity. ये सही लग रहा है वैसे मुझे. The concept of objective reality is tricky. ठीक है. Individuals and groups interact to produce social phenomena. Objective reality के साथ dangers क्या क्या आ जाते हैं? Glorified version of the subjective conception. We can reduce this problem by following the practice of posing double question. What is the existing conception of reality on a given issue and following quickly by says वो. तो इसका आना चाहिए change has to be conceptualized collectively in its main dimensions and dealt with objectively. ठीक है. 11 ग्राफ्स का लेवल आप लोगों ने देख लिया है. आपको समझ आ गया होगा भाई किस तरह की स्टडी चाहिए होती है इन पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए. देखो पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन एक सबसे अच्छी चीज इनके बारे में ये जो आती है वो ये कि भाई यहाँ पर जो भी आंसर है वो हमारे सामने है, हमें अलग से कुछ नहीं लिखा है ना. सब कुछ हमें इसी के अंदर से ढूंढना है और अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो हम आराम से ढूंढ सकते हैं. चलो प्रोपोजिशन डिटरमाइनस करें. Yes, sir. I don't Yes, sir. like working At night. at night. I'll see you In the morning. in the morning. There is Mark On the wall. on the wall. Shalini usually goes to work Bye. by bus. She By has always been very polite To me. to me. I am fed up With you. With you. With it. with you. या by you. Yes, sir. क्या आएगा? So with you. With you. With We had a discussion About the about the project. She is capable of of winning the race. His first novel has been translated into into many languages. We met a very nice family. during our holiday. During इन सब की तो आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो इसमें तो भाई 100% एक्यूरेसी आनी ही चाहिए. चलिए स्पॉटिंग एरर्स देख लेते हैं. थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है लेकिन इस बार की स्पॉटिंग एरर्स मुझे काफी इजी लगी. पहला वाला देख लेते हैं. ड्यूरिंग रिसेशन मैनी कंपनीज वर्क कंपेयर्ड टू ड्यूरिंग देयर टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स. Yes, sir. ए क्या गलती है कि ये During the recession. ड्यूरिंग द रिसेशन आएगा भाई अपन है ना. आर्टिकल होगा भाई हमारा सर्टेन वाला. हम स्पेसिफिक रिसेशन की बात कर रहे हैं उसके बाद यहाँ कॉमा आ जाएगा. ठीक है. द पॉलिटिशियंस पार्टेड वेज ड्यू टूवर्ड्स आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. Due to Due to the murder was too abominable to describe. Sir, C, to be described. To be described. Each new word in this book have a different meaning. Sir, C, as Has a different meaning. The news regarding the The news regarding the earthquake survivors are very disturbing. It's very. is very disturbing. Very disturbing. है ना. न्यूज को हम सिंगुलर में रखते हैं. These equipments must have cost a fortune. pieces of equipment. क्या? These pieces of equipment. हाँ, these pieces of equipment भी कर सकते हैं या फिर these equipment भी कर सकते हैं. हम दोनों में से कोई भी आ सकता है हमारा. लेकिन गलती हमारी ये नहीं आ रही है ना. देखो मैं सीधी सी बात आप लोगों से ये कहता हूँ कि भाई हमें इस एरर को आइडेंटिफाई भी करना है. इसके साथ साथ एरर को हमें रेक्टिफाई भी करना आना चाहिए. क्यों आना चाहिए? कल को अगर आप CAPF का एग्जाम देते तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो. क्योंकि वहां पर आपको एरर को आइडेंटिफाई करने का उसको रीराइट भी करना पड़ता है. ठीक है. प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे. डजंट ही? Does he? Does he? ये हमारा टैग का पार्ट आ जाता है ना. तो डज ही? इट वाज वन ऑफ मोस्ट एलिक्वेंट स्पीचेस डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद. Sir, B में the most होगा. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट. The most. सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल आएगा भाई हमारा. He suffered from fever when he was interviewed for the job. He was suffering. नहीं सही है. He suffered from fever when he was interviewed for the job. No error आएगा इसमें. She forced herself to eat. No error. No error. Ask. She forces herself to eat आएगा. इसमें forced नहीं आएगा. ठीक है. इसके बाद सिनोनिम्स पे आ जाते हैं भाई. सिनोनिम्स भी हमारे 5 ही दे रखे हैं इन लोगों ने.
सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द आपको पता ही है। विनिंग द वर्ल्ड कप वाज द मोस्ट एक्सिलरेटिंग मोमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट। थ्रिलिंग थ्रिलिंग से बढ़िया एकदम। जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मर्डर वाज decapitated। beheaded Beheaded, Yes, sir. capitated है ना? decapitated का मतलब beheading ही होता है मतलब यहाँ वही decapitated का मतलब होता है कि capacitated का मतलब होता है। सर इसमें है ना decapitated, हाँ ठीक है, मैं capacitated बोल रहा था, beheaded ही आएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, द होटल रूम है टिंगी वॉल्स। dark and dirty Dark and dirty. Dark and dirty. Keshav planned the event with fastidious care. Meticulous. meticulous Fastidious का मतलब होता है meticulous. Her left leg was paralyzed due to a debilitating disease. crippling Chicken. Crippling. Difficult. पक्का? Yes, sir. ठीक है बस। आगे आ जाते हैं कोरिलेटिंग सेंटेंसेस। ये थोड़ा आपका नया कंसेप्ट था, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात बोली गई है। आपको स्टेटमेंट 1 दे रखा है, स्टेटमेंट 2 दे रखा है, आपको दोनों को इंडिविजुअली पढ़ना है। उसके बाद आपको दोनों के बीच में रिलेशन निकालना, ठीक है? तो भाई एग्जैक्टली दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, पहले वाले को देख लेते हैं। सिविक्स क्लासेस फोकस ऑन सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस, ठीक है। द सब्जेक्ट यानी कि सिविक क्लासेस की बात की जा रही है या सिटीजनशिप या गवर्नेंस की बात की जा रही है। डेवलप्स कंसेप्ट दैट इनेबल द रीडर टू अप्लाई नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप। वही बताइए क्या ऑप्शन होगा इसमें? पहला ऑप्शन, सेकंड सेंटेंस जो है वो पहले वाले को एक्सपेंड करता है, या फिर उसके साथ में अपोजिशन में है यानी कि कॉन्ट्रास्ट में है, या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर एक इम्पैक्ट या इफेक्ट की बात कर रहा फिर expansion है है, एक्सपेंड कर रहा है वो उसके बारे में और आपको अच्छे से बता रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चाइना हैज मेड रैपिड इकोनॉमिक स्ट्राइड्स बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया हैज फॉलोड अ पाथ टुवर्ड्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बट बाय अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट पहले वाले को क्या कर रहा है? offers a contrast to the उसको गलत करार दे रहा है, या एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कंफर्म कर रहा Contrast. है। सिचुएशन प्रोवाइड कर रहा है कि भाई डेमोक्रेसी फॉलो करके भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द कंसेप्ट्स ऑफ राइट और रॉन्ग नीड्स टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स व्हेन इट कम्स टू मैटर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स पोजीशंस शुड बी बेस्ड सोलली ऑन प्रिंसिपल, ठीक है? तो भाई इसमें बताइए कि सेकंड सेंटेंस पहले वाले को एस्टेब्लिश करना है, एक बेसिकली एक्सोइम आपकी क्रिएट कर रहा है, या फिर पहले वाले को क्या कर रहा है, आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, या फिर डी लेजिटिमाइज कर रहा है भाई पहले वाले के सेंटेंस को फिर पहले को establish कर रहा है इस्टेब्लिश कर रहा है। द कंसेप्ट और राइट और रॉन्ग नीड्स टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है? और जब ह्यूमन राइट्स की फील्ड की बात आती है, उससे रिलेटेड मैटर्स की बात आती है, तो पोजीशंस शुड बी बेस्ड सोलली ऑन प्रिंसिपल, ठीक है? तो पहले वाले को ये एस्टेब्लिश कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है ना, और डी लेजिटिमाइज भी नहीं कर रहा है भाई पहले वाले की प्रीमाइस को। ये या तो आपके पहले वाले को एस्टेब्लिश कर रहा है, या फिर ये आपका एक एक्सोइम डेवलप कर रहा है। पहले वाले एक्सोइम का मतलब होता है एक रूल या फिर प्रिंसिपल जो ज्यादातर लोग आपके सही मानते हैं। तो डेवलप एंड एक्सोइम बेस्ड ऑन द फर्स्ट axiom the concept of right or wrong needs to be determined on the basis of principle। और जब ह्यूमन राइट से रिलेटेड मैटर्स की बात आती है तो पोजीशंस आपकी सिर्फ प्रिंसिपल से बेस्ड होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी होगा, यानी कि एक आपका रूल जनरेट कर रहा है जिसको सही माना जाए, है ना? yes sir तो इसका होगा ऑप्शन बी। 89 की बात करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा वाज एडॉप्टेड बाय गांधी जी आफ्टर ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इट बाय टॉल्स्टॉय। द लेटर फर्स्ट रीड अबाउट इन जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ Thirukkural, the great moral treatise in Tamil. That Gandhi ji was influenced by Tolstoy in the United States of America. Martin Luther King Jr. shaped his civil rights movement based on Gandhian principles. तो सेकंड स्टेटमेंट काउंटर तो नहीं कर रहा पहले वाले को, है ना, और डिफेंड भी नहीं कर रहा है भाई
एनालॉजी प्रोवाइड करा रहा है, एनालॉजी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एनालॉजी से क्या समझते हो आप लोग? सर एनालॉजी मतलब उसके लिए फाउंडेशन ले कर रहा है। मतलब हाँ, एनालॉजी का मतलब कि दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कॉमन फैक्टर निकाल के लेके आ रहा है कि दोनों चीजें कहाँ तक सेम है ना? तो जैसे गांधी जी ने टॉल्स्टॉय से सीखा, वैसे ही मार्टिन लूथर किंग ने गांधी जी से सीखा। तो ये एक एनालॉजी दे रहा है, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा। द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड इज XYZ, as captain XYZ has won considerably more matches for India than any other captain। तो भाई पहला वाला, सॉरी दूसरा वाला पहले को रिपीट कर रहा है क्या? रिपीट का मतलब होता है गलत करार देना, गलत तो करार नहीं दे रहा। नहीं सर, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं कर रहा है, डाइल्यूट भी नहीं कर रहा भी है सर। भी नहीं कर रहा है, वो प्रोमाइस सेटअप कर रहा है कि भाई पहला वाला सही क्यों हो गया। आया समझ में? ना कैसे करते हैं? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? Yes, sir. नो सर। नहीं यार, बहुत मुश्किल नहीं है, बस सेंटेंस को थोड़ा क्लैरिटी के साथ पढ़ना पड़े। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं यूज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स, यानी कि ये आपके होमोनिम्स ही है, बस इसमें आपकी मीनिंग्स भी साथ में दे दी गई है। पहले मीनिंग शायद नहीं दी जाती थी। तो इसमें आपका पहला स्टेटमेंट आ जा रहा है कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। इनका सर सी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी के साथ खुल जाना या फिर किसी को सपोर्ट देना। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। 92 की तरफ देखेंगे, डिफाई और डिफाई दोनों का क्या होगा भाई? Yes, sir. डिफाई का मतलब क्या होता है? किसी को भगवान का दर्जा दे देना, किसी को देवता तुल्य समझना। और डिफाई का मतलब होता है किसी को अपोज करना। Pause. 93 स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। सर सी। सी होगा। C. सी। स्टेशनरी का मतलब होता है राइटिंग इन ऑफिस मटेरियल, और स्टेशनरी का मतलब होता है एकदम जड़वत, यानी कि इमोबाइल खड़े हो जाना। 94 कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट, इनका क्या मतलब हो? To please or overconfident. सर डी। D. कॉम्प्लेसेंट का मतलब, कॉम्प्लेसेंट का इसका मतलब नहीं 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 नहीं। सर कंप्लेसेंट का मतलब वो होता है ना हाँ, जो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जो इंसान किसी को सेटिस्फाई करना चाहे, ईगर टू प्लीज आ जाता है ना, जो किसी की बात जल्दी मान ले। और कॉम्प्लेसेंट का मतलब हो जाता है जो एक ईगो रहता है ना इंसान के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंट टाइप का रहता है। सर डी हो जाएगा उसे। हाँ, तो डी ऑप्शन होगा हमारा। 95 का आ जाता है इंक्वायरी एंड इंक्वायरी। Sir, option A. ऑप्शन ए। Yes, sir. ए देखो, इंक्वायरी का तो मतलब होता है जब आप किसी से कुछ पूछते हैं, है ना, मीन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन। और इंक्वायरी मीन्स एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगर, इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। Wow. It was that and kind of doing. इन्वेस्टिगर को नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी मीन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, ये सही होगा। मास्टरफुल एंड मास्टरली। Masterful means leader like. हाँ, तो सबको कंट्रोल कर ले। और मास्टरली मीन्स स्किलफुल। Skillful. बॉर्डर एंड बॉर्डर। Border means a food and lodge resident. बॉर्डर का मतलब क्या होगा? वो सर ये हो A. Food and lodge resident. जो किसी के घर पे या किसी जगह पर रुकता है ना। फूड एंड लॉज, जैसे बोर्डिंग हाउस बोला जाता है ना, लॉज रेसिडेंट। और बॉर्डर का मतलब होता है बाउंड्री। Yeah, here. You can see him that. कंकरेंट एंड कॉन्सिक्यूटिव। I think the other eye. Dead. सर ये होगा। ए या फिर सी होगा? सर कंकर सर सेम टाइम तो होता है ऑकरिंग एट द सेम टाइम, एक साथ होना, है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या? सर एक के बाद एक. एक के बाद एक, आफ्टर या फिर अकरिंग देयर आफ्टर। हाँ, वन आफ्टर द अदर ही होगा, लगातार इसका मतलब। आफ्टर नहीं होगा सर। एपिटाफ एंड एपिटैफ।
epitaph, words written on a tombstone. भाई कोई एपिटैफ का मतलब होता है जो टॉम्बस्टोन में लिखे रहते हैं, है ना? और एपिटैफ का मतलब क्या होता है? Phrase expressing an attribute. B. फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट। सर वो अभी एपिटेथ पढ़ा तो था, वो ऑल ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, वो वाला सेकंड एक तो। सेकंड, एपिटाफ का तो मतलब होता है टोम्बस्टोन, मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है वर्ड्स रिटन ऑन अ टोम्बस्टोन। कंफ्यूज मत कर लेना, बहुत क्लोज इसमें दिया है, आप लोग गलती से ये भी कर सकते हैं। और एपिटैफ का मतलब होता है फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट, ये होगा हमारा सही। 100 का देख लेते हैं, डिस्कम्फर्ट एंड डिस्कम्फिट। डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है? अनीज, Unease. अनईज। और डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होगा? Embarrass. embarrass, एम्बेरस फील कराना किसी को। तो डिस्कम्फर्ट का मतलब अनईज और डिस्कम्फर्ट का मतलब वो एम्बेरस। चलो अब आ जाते हैं भाई जिसपे लोगों ने बहुत रोने मचाए थे ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे रोने मचाए थे, लोगों ने कहा था भाई ये क्या दे दिया, जबकि अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन हमारे इसमें नहीं है। अब कोशिश आपको ये करनी है कि आप एक या दो आंसर की मीनिंग को अच्छे से कर रहे हैं। सबसे पहले अटैची का मतलब तो हम सबको पता है क्या होता है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ। डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ को अटैची बोलते हैं। तो भाई इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ए और बी। सी और डी को हटा देते हैं, इससे डी का टू भी हमें पता चल रहा है कि भाई डी का मतलब है एलाइबाइल, यानी कि प्रूवन फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर, है ना? बोला जाता है ना भाई, आपका एलिमेंट sir. यहाँ पर है, ठीक है। अब आ जाता है एपरेटिव और एवेंटी गार्ड। एपरेटिव का क्या मतलब है और एवेंटी गार्ड का क्या मतलब आ जाता है? तो एपरेटिव का क्या मतलब है? Drink just before meal. क्या आएगा? ड्रिंक जस्ट Drink बिफोर just before जस्ट meal. बिफोर मील। और एवेंटी गार्ड का मतलब आएगा न्यू एक्सपेरिमेंटल। तो सी का 1 है, यानी कि ऑप्शन बी आ गया। उसके बाद दूसरे को देख लेते हैं, इसमें थोड़े अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं, काफी सारे हमने देखे भी नहीं होंगे। इसमें सबसे पहला आ जा रहा है भाई हमारा स्वी जेनरेस। इसका क्या मतलब? Nothing else like it. स्वी जेनरेस का मतलब होता है यूनिक, यानी कि नथिंग एल्स लाइक इट, यानी कि ए का 3। अब ए का 3 वाले ऑप्शन दो हैं, उसमें टी का अगेन 2 आ रहा है, यानी कि नॉन सेक्यूटेड का मतलब हो जाएगा कंक्लूजन नॉट ड्रॉन फ्रॉम स्टेटिक लॉजिक। अब फैक्टा नॉन वर्बा और म्यूटेटिस म्यूटेंटिस आ जा रहे हैं। फैक्टा नॉन वर्बा रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंजेस एंड टीड्स नॉट वर्ड। जहां तक मुझे लग रहा है फैक्ट और ये जो वर्ड आपका जो वर्ड है ना, ये आपका फर्स्ट से कनेक्ट होना चाहिए, है ना? फैक्ट So nice. के सेम रहेगी डिस्पाइट So beads and guys. क्या? Sir, Captain on word or words. अच्छा ठीक है, फैक्टा नॉन वर्बा का मतलब होता है एक्ट नॉट वर्ड्स, है ना? Yes. तो पी का आपका 4 आ जाएगा और सी का 1। म्यूटेसिस म्यूटेंटिस का मतलब हो जाएगा रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंजेस। ये हो गया भाई हमारा। आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन आएगा इसमें कोलोसॉल, तो भाई सबको बताएंगे एक्सपर्ट इन मैटर्स ऑफ टेस्ट। मैटर्स ऑफ टेस्ट, यानी कि ए का 4, ए और बी को हटा देंगे, ए का 4, डी का 1, टेब्रिस मतलब स्कैटर्ड रिमेन्स। अब फिर डॉसियर का बताना है। सर सी का 2 होगा। डॉसियर का पता है भाई, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ समवन और समथिंग, है ना? और कर्टेस का मतलब होता है स्ट्रीट विद अ क्लोज्ड हैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई डेजा वू। फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट। हाँ भाई, वो तो हमने पहले देख रखी है, उसकी फीलिंग आ जाती है। तो ए का अगर 2 आ रहा है तो मतलब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, जिसमें टी का आ जाएगा 1। टी का 1 मतलब लेजाइज फेयर, आपका पॉलिसी ऑफ मिनिमल गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ में आ जाती है ना? सर टी का 4 होगा। एन रूट का क्या मतलब होगा? ड्यूरिंग द T का कोर्स 4। ऑफ अ जर्नी। और सॉरी, एन रूट का। और फॉक्स पास का होगा टैक्टलेस रिमार्क और एक्ट। तो भाई सी का 4 है हमारा, यानी कि ऑप्शन सी। इतना मुश्किल तो नहीं था यार। आगे आते हैं फसाड। क्या? तो बस ये वाला थोड़ा रिलेटेबल लगा था एग्जाम में। कौन सा वाला? ये टिपोर्ट ये सब दिया हुआ है ना, ये मतलब कोर्ट वाला। ये जब हुआ था तो वो वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बाकी में तो आप आंसर पता कर पा रहे हैं। फसाड का मतलब क्या होगा? सर उल्टा भी शुरू कर सकते हैं। बेरे का मतलब होता है राउंड फ्लैटिश कैप। इसका मतलब बैन। बेरे बेरे आप बैरे भी कर सकते हैं भाई, डी का 2 हो जाता है। डी का अगर 2 हो रहा है तो ए का 1 आ रहा है। प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि बाहरी आवरण, है ना? तो फसाड का 1 हो जाएगा और डी का वही हमारा 2 हो जाएगा। ए ऑप्शन हटा दीजिए, सॉरी हाँ, ए ऑप्शन हटा दीजिए, डी हटा दीजिए।
अब भाई बी का लाइजन, लाइजन तो सबको पता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ। डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ, लाइजनिंग करने का काम। और मेसोनेट का मतलब हो जाएगा रूम्स विद अ सेपरेट एंट्रेंस इन अ बिल्डिंग। तो सी का 4, ऑप्शन बी। टोटल 5 क्वेश्चन थे भाई, इसको लेके इतना ज्यादा अल्लाह। 3 करेक्ट हुए थे सर। मतलब सच में, सच बताऊं मैं, जब मैं ये चीजें देखता हूँ ना बंदों की, बच्चों की, तो साफ साफ पता चल जाता है कि भाई कौन बंदा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। जो पढ़ता है ना वो इस तरह के रोने नहीं मचाता, वो आपकी चीजों को पढ़ता है तो वो आराम से डील कर लेता है, चाहे कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो भी। सारे नाटक इन लोगों के होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, सारे विलन्स इनकी तरफ से आएंगे। सर वैसे भी इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, मतलब ये कॉमन सुन लेता है इंसान डे टू डे। हाँ, अगर आपने लिटरेचर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत भी आप रीडिंग करते हैं, न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, आप इवन अगर मूवीज और वेब सीरीज भी देखते हैं, तो ऐसे वर्ड्स बहुत कॉमनली के सामने आ जाते हैं, है ना। आप Yes, sir. कभी नहीं पढ़ा हो भाई, आप दिन भर को फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी करते रहोगे तो फिर कहाँ से कुछ समझ में आए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं एडेप्टेशन ऑफ बोरोड वर्ड्स। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है भाई, आपको सर्टेन वर्ड जो है वो आपके बोरोड किए गए इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज से, यानी कि अगर हम देखा जाए तो ये आपका फॉरेन वर्ड्स वाला ही सिंपल आ जा रहा है, फॉरेन वर्ड्स की मैचिंग लिस्ट वाला ही आ रहा है, लेकिन इसमें मैचिंग लिस्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपकी मीनिंग पूछी गई। ठीक है, एप्लॉम का मतलब क्या होता है, ये मतलब इसको वर्ड मीनिंग भी समझ सकते हैं एक तरीके से। एप्लॉम का मतलब क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस। कंटिन्यू का मतलब क्या होगा, पनिशमेंट अप्रोप्रिएट टू द। ingredients confined to one place, punishment appropriate to wrongdoing. Incommunicado. नॉट वांटिंग टू और एबल टू कम्युनिकेट। Not wanting to or able to communicate, breakdown and isolation, communication across semantic barriers, अरे ये होगा isolation, not wanting to be given. उसके बाद आ रहा है गैस्ट्रोनॉमी, स्टडी और डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भाई, एक्सपेट्रिएट। सर 1 मिनट सर। बोलिए बोलिए। सर वो आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड को कहता है ना सर वो। नहीं भाई, गैस्ट्रोनॉमी डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी होती है ना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो रहते हैं। सर फूड की होते हैं ना, वो हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमिकल सिटी। अच्छा अच्छा ठीक है, वो गैस्ट्रो एंटोलॉजी हो जाती है। ठीक है भाई, गलत हो गया। गैस्ट्रो एंटोलॉजी जो है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी हो जाती है। गैस्ट्रोनॉमी आपकी आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग आ जाएगा। सही पकड़ा यार। एक्सपेट्रिएट, रिमूव फ्रॉम अ सेटल्ड। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है रिमूव नहीं करना होता है, आउटसाइड कंट्री और आउटसाइड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, जो अपनी ओरिजिन से दूर रहेगा। सबसे लास्ट में सबसे इजी आ जा रहा है भाई हमारा यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। बहुत मैंने आपको एग्जांपल्स भेजे, शीट्स भेजे प्रैक्टिस करने के लिए, इनमें तो भाई कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शी वाज एडवाइज्ड बाय हर कोच टू गेट बैक। get back to form if she wanted to do well in the tournament. She said goodbye and ट्रिप्ड ओवर along the road. tripped over. Tripped over तो भाई वो इंसान होता है जो काफी हाई हो। ट्रिप ऑफ। ट्रिप्ड ओवर का मतलब जो नशे में होता है। नहीं 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 नहीं, ट्रिप्ड ओवर का मतलब You don't fall. ट्रिप आउट का मतलब तो आपका रहता है जो कि नशे में हो। ट्रिप ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी चीज से ट्रिप ऑफ मतलब होता है ना, वायर के ऊपर ट्रिप ऑफ कर दिया, इस तरीके से ट्रिप ओवर ही है। The team reported that they had the contract with they had that Pulled over. vote over. Yes sir. सर POURED Sir PORED. ये मैं वही बोल रहा हूँ, वोट ओवर। हाँ ठीक है, वोट ओवर ही होगा। फ्लाइट ओवर तो नहीं होगा, लोग ओवर भी नहीं होगा, रन ओवर भी नहीं होगा। वोट ओवर यानी कि किसी चीज को डीपली स्टडी करना। द बॉइस्टरस क्राउड Carried on. कैरिड आउट। merry making even amidst pouring rain. The bones Set up. set up the unsuspected victims when the latter walked into the dark alley. Set upon. अब आ जाते हैं भाई हमारे कॉमनली यूज वर्ड्स। ये भी काफी हद तक कोई होमोनिम्स जैसे ही है। ठीक है,
आपको 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं और दोनों सेंटेंसेस में से फिर आपको क्या करना है, देखना कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो व्हाट इज स्पेशली नोटिसेबल अबाउट द पेयर इज दैट दे ऑलवेज ड्रेस इम्पेकेबली। सही है गलत? सही है। सही है। सर एक पर्टिकुलर फैक्ट बता रहे हैं ना। देखो स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पे, ठीक है। और दूसरा वाला जो आपका स्पेशली उसका मतलब क्या होगा? किसी ओकेजन। मतलब आता है किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, है ना। तो यहाँ पर अगर आप इस पेयर को देख पा रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से देख रहे हैं, बिकॉज दे ड्रेस इम्पेकेबली, तो यहाँ पर स्पेशली आना चाहिए था। एंड लंच इज सर्व लेट इन द ऑफिस, खास तौर पर उन दिनों जब कोई बोर्ड मीटिंग होगी। आया समझ? यस सर। तो दोनों ही गलत है, यहाँ पर इंटरचेंज होने चाहिए थे। The matter was resolved amicably between the group, even though there was so many of them. S1 is right wrong. यहाँ पर भी गलत होगा, यहाँ पर among आना चाहिए। अमंग आए। अच्छी बात कर रहे हैं। And among them the two never have problem sharing what they have. 2 लोग हैं तो between होना चाहिए। Again भाई दोनों ही यहाँ पर गलत है। We shall have to present ourselves before the dean and explain our behavior, and they will need to get their act together if they wish to win the contract. यहाँ पर क्या होगा? सर S1 गलत। S1 गलत है, क्यों? सॉरी सर सही है, S1 सही है। सही है दोनों। दोनों सही है ना। S1 और S2 भाई हमारे दोनों सही है। I have not seen her since a long time. It has been a while since I saw her. और आना चाहिए। और लॉन्ग टाइम आना। नहीं देखा ना उसको, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं की जा रही है, लॉन्ग टाइम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर या क्या आना चाहिए? और लॉन्ग। और या फ्रॉम आना चाहिए, है ना। दोनों आ सकते हैं, तो भैया गलत हो जाएगा, यानी कि S1 हमारा गलत है। It has been a while since I saw her. सर ये सही है। सही है। It has been a while since I saw her. इसमें पहले तो गलत। सर ये सिंस है सॉ और बैठ नहीं रहा है। सर पहला वाले में 4 नहीं आएगा। It has been a while since I saw her. Since का मीनिंग यहाँ पर सही कैसे हो सकता है? वैसे हो सकता है since का मीनिंग यहाँ पर सही। अब while की बात अगर जैसे की जा रही है तो मतलब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं शायद, है ना। सही होगा आपका S2 सही होगा, S1 गलत होगा। S2 is right, S1 is wrong. Now the teacher inquired whether there is any problem with the question paper and he asked her whether she had some pets at home. सर इंटरचेंज होंगे ये दोनों। इंटरचेंज होंगे, क्यों होंगे भाई? सर क्योंकि S1 is right, S2 is wrong. एनी आपका कहाँ यूज किया जाता है? एनी आपका यूज किया जाता है क्वेश्चंस के केस में या नेगेटिव्स के केस में, है ना। तो द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पेपर, ये तो मेरे ख्याल से सही होना चाहिए क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है टीचर के द्वारा, है ना। और दूसरा अगर आपका ही आस्क्ड हाउ वेदर शी हैड सम पेट्स एट होम, तो ये भी आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आपका एनी ही आना चाहिए। ही आस्क्ड हाउ वेदर शी हैड एनी पेट्स एट होम, है ना। यस सर। तो यानी कि S1 यहाँ पर सही होगा और S2 जो है वो आपका यहाँ पर गलत होगा। S1 इज राइट एंड S2 इज रॉन्ग। कोई समस्या, कोई दिक्कत? नो सर। वो फ्रेजल वर्ब्स वाला क्या? सर वो फ्रेजल वर्ब्स वाला खोलना है प्रेजेंट वर्ब वाला कहाँ गया भाई हमारा? बोलिए। सर। इसमें सर सेट वो गोन्स वाला सर, इसमें सेट अपॉन आएगा ना। The ghost set upon the unsuspected victim. Set upon क्यों आएगा? सर अटैक होता है। Set upon का तो सीधा सा मतलब होता है, एक सेकंड, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि वो पीछे चलना शुरू होगा। मैं समझ रहा था कि उन्होंने इसको सेटअप किया है ना। सेटअप नहीं आएगा यहाँ पर, जो आपका आना चाहिए वो आना चाहिए सेट अपॉन, यानी कि उनके ऊपर अटैक किया है, चढ़े बैठे उनके ऊपर, है ना। सही है।